So today we are going to learn about reactions in solution. So what is a solution? Solution की अगर मैं बात करूं तो सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि solutions क्या होते हैं? Solutions are homogeneous mixtures. Solutions are homogeneous mixtures. अब homogeneous क्या होता है? Homogeneous ऐसा mixtures होते हैं, ऐसे mixtures होते हैं homogeneous जिनकी थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या होती है? यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है, राइट, दैट आर कॉल्ड एज होमोजीनियस मिक्सचर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ कप ऑफ टी, ठीक है, कप ऑफ टी। अब वहां पे अगर मैं वन सिप लेती हूँ, ठीक है, वन सिप लेती हूँ, मान लीजिए यहाँ से वन सिप पर, तो यहाँ पर जो टेस्ट आएगा वो सेम आएगा। जैसे जैसे मैं नीचे जाती जाऊंगी पूरा कप आपका फिनिश हो जाएगा, तो आपका जो टेस्ट होगा टी का वो सेम रहेगा। इसका मतलब ये है कि जो शुगर जो टी में है या जो और कंपोनेंट्स आपने डाले हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हुए हैं, राइट। एक और एग्जांपल लें तो जैसे कि आपके पास है शुगर प्लस वाटर का सोल्यूशन, ठीक है, शुगर है प्लस वाटर है। अब शुगर और वाटर जब आपने मिक्स किए तो क्या हुआ? शुगर जो है वो कंप्लीटली यहाँ पे वाटर में मिक्स हो गई। अब शुगर यूनिफॉर्मली मिक्स हुई, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगी उसकी। अगर मैं इस वाले पार्ट से एक ड्रॉप लेती हूँ, यहाँ से एक ड्रॉप लेती हूँ और उसकी मेजरमेंट करती हूँ सेपरेटली जाके लैब में, तो हम देखेंगे कि वहां पर जो शुगर की कंसंट्रेशन होगी, हर एक ड्रॉप में जो शुगर की कंसंट्रेशन होगी वो सेम होगी, राइट। अब यहाँ पे एक और टर्म आती है हमारे पास, कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन क्या होता है बेटे? कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि जो सल्यूट प्रेजेंट है यहाँ पे, जो शुगर प्रेजेंट है यहाँ पे, उस वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक सॉल्यूशन बना रही हूँ जिसमें 10 ग्राम आपके पास क्या है? शुगर है, 10 ग्राम शुगर है, और वो 90 ग्राम वाटर में ऐड की गई है, ठीक है। वेट की टर्म में बोले तो 90 ग्राम वाटर में ऐड की गई है। एक और एग्जांपल है जहां पे मान लीजिए कि मैं 5 ग्राम शुगर ले रही हूँ और उसको मैं 45 ग्राम वाटर में ऐड कर रही हूँ। तो हम ये कह सकते हैं कि इस वाले एग्जाम्पल में आपकी जो शुगर की कंसंट्रेशन है वो बहुत कम है। मतलब कि ये वाला जो सोल्यूशन होगा वो डाइल्यूट सोल्यूशन होगा, ठीक है। कौन सा सोल्यूशन होगा बेटा? डाइल्यूट सोल्यूशन होगा। लेकिन इस केस में क्योंकि कंसंट्रेशन आपकी शुगर की ज्यादा हो चुकी है, तो हम क्या कहेंगे कि कंसंट्रेटेड है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो शुगर का अमाउंट होगा वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जब भी सोल्यूशन की बात करते हैं तो कंसंट्रेशन टर्म्स आते हैं फिर हमारे पास, राइट। अब ये कंसंट्रेशन टर्म को बताने से पहले एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि सॉल्यूशन जो है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जिसमें कि फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास क्या होता है बेटे? सॉल्यूट होता है, ठीक है, सॉल्यूट। एंड सेकंड कंपोनेंट इज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। सो सॉल्यूट यूजुअली लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, सॉल्वेंट यूजुअली ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं तो ये इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन रहेगी, ठीक है। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया था शुगर और वाटर का, तो शुगर यहाँ पे क्या थी? एज अ सॉल्यूट थी, और सॉल्वेंट क्या था? यहाँ पे वाटर था, राइट। अब जो सॉल्यूट है उसके रिगार्डिंग हम क्या कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन टर्म्स आ रही हैं कि कितने अमाउंट में आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है। ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो कंसंट्रेटेड है, कम अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो डाइल्यूट है, राइट। अब जब हम लैब में रिएक्शंस करते हैं तो वहां पर जो रिएक्शंस हो रही हैं वो कैसे करेंगे? वो सॉल्यूशन की फॉर्म में करते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन इन सॉल्यूशन का मतलब ही क्या होता है? मतलब ये हो कि जब भी आप लैब में कोई रिएक्शन कर रहे हैं तो वो इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन है, और उस सॉल्यूशन में हमें ये जानना है, देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एज हाउ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड। तो जो सब्सटेंस है उनके अमाउंट को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 10 ग्राम NaCl लिया, 90 ग्राम वाटर लिया, या कुछ और कंपोनेंट ले लिया, सोडियम कार्बोनेट ले लिया। लैब में तो आप बहुत सारे प्रैक्टिकल करेंगे, राइट। तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए ही हम आगे फर्दर यहाँ पे कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स डिस्कस करेंगे। तो अब वो क्या क्या आती हैं वो हम अभी देखेंगे, राइट। सो द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट्स गिवन वॉल्यूम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एनी ऑफ फॉलोइंग वेज। अब वो वेज कौन कौन से हैं वो चेक कर लेते हैं। जब भी हमें कंसंट्रेशन बतानी है सोल्यूशन की तो हम उसको मास परसेंट की फॉर्म में बता सकते हैं, मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में बता सकते हैं, मोलैलिटी की फॉर्म में बता सकते हैं, और मोलैलिटी की फॉर्म में बता सकते हैं, राइट। सो दीज आर 4 कंसंट्रेशन टर्म्स जो हम 11th क्लास के सिलेबस में अंडरस्टैंड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म दैट इज मास परसेंट और वेट परसेंट, जिसको वेट बाय वेट लिखा हुआ है, ठीक है।
यहाँ पे वेट बाई वेट भी हो सकता है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम भी हो सकता है, वेट बाई वॉल्यूम भी हो सकता है, राइट। अगर वेट बाई वेट है तो मतलब आपको यहाँ पे जो यूनिट्स होंगी वो किस में होंगी, ग्राम में होंगी या केजी में होंगी। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है तो मतलब कि वो एमएल में होंगी, ठीक है, आपकी जो भी होगा वो एमएल में। यहाँ पे ग्राम बाई एमएल, तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन जो है वो किस तरह का है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर हम देखेंगे कि वेट बाई वेट परसेंटेज यूज करनी है या वॉल्यूम बाई वॉल्यूम या वेट बाई वॉल्यूम। चलिए, सो मास परसेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इट इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग फॉलोइंग रिलेशन। अब हमें एक रिलेशन यूज करना है जहां पे आपके पास आता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज कॉल्ड एज मास परसेंट, ठीक है। अब आपको याद होगा हमने अर्लियर लेक्चर में परसेंटेज कॉम्पोजिशन की बात की थी, वहां पर भी हम क्या कर रहे थे, कोई आपके पास कंपाउंड था, उस कंपाउंड में से आपने एक एक एलिमेंट का बताना था कि कितनी परसेंटेज है। क्योंकि हम यहाँ पे सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन में आपके पास दो ही कंपोनेंट आ रहे हैं, एक तो सोल्यूट आ रहा है, एक सॉल्वेंट आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे किसकी परसेंटेज बताएंगे, तो सोल्यूट की बता पाएंगे या तो फिर सॉल्वेंट की बता पाएंगे। अगर सोल्यूट की बताएंगे तो सोल्यूट ऊपर लिखेंगे, अगर सॉल्वेंट की बताएंगे तो सॉल्वेंट ऊपर लिखेंगे, सिंपल, राइट। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। A solution is prepared by adding 2 gram of a substance A to 18 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे दो सब्सटेंस कंसीडर कर लो आप कि आपके पास कोई A है, A सब्सटेंस है, ठीक है, एडिंग A सब्सटेंस है, और एक B सब्सटेंस है। अब जो A है उसको हम सॉल्यूट बोल लेते हैं और जो B है उसको हम सॉल्वेंट बोल लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब ये कह रहे हैं कि सोल्यूशन जब प्रिपेयर हुआ जिसमें A और B दो कंपोनेंट हैं और एडिंग 2 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। अब जो ए है वो कोई सब्सटेंस है जिसका हमें नाम नहीं पता कि क्या है, तो हमने उसका 2 ग्राम जो है वो ऐड किया है, ठीक है। और बी क्या है, यहाँ पे बी है सॉल्वेंट, जो क्या है बेटा, वाटर है। अब वाटर में जो लेके रखा है इन्होंने वो कितना है, 18 ग्राम है। तो 18 ग्राम वाटर है और 2 ग्राम यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट है, राइट। हमें यहाँ पे मास परसेंट बतानी है सॉल्यूट की, मतलब कि ए की बतानी है। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे ऑब्वियसली ये वाला, दैट इज मास परसेंट ऑफ ए, मास परसेंट ऑफ ए डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100, और हम वैल्यूज पुट करेंगे, दैट इज 2 ग्राम। अब सॉल्यूशन क्या हुआ बेटा, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन जब भी हम लिखेंगे तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होता है आपके पास दैट इज सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर, जहाँ पे सॉल्यूट भी प्रेजेंट है और सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है, राइट। अब इन दोनों को मैं ऐड करूंगी तो सोल्यूशन मिल जाएगा मुझे। अब जैसे मान लो आपके पास 2 ग्राम था और ये क्या था आपके पास, दैट इज 18 ग्राम, इन दोनों को ऐड कर दूंगी तो आपके पास जो टोटल आएगा वो क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको सोल्यूशन डायरेक्टली नहीं दिया है तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन एज वेल। तो यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, राइट, मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि जब भी परसेंट आता है वहां पे तो मतलब कि आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से। सो वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज हेयर एंड दिस इज द आंसर, दैट इज 10% सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है जी। सिंपल क्वेश्चन था, आपको इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आगे मोल फ्रैक्शन की। नाउ व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। अब देखो बच्चे, हमारे पास हमने ऑलरेडी कहा कि सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में ए कंपोनेंट भी होगा और बी कंपोनेंट भी होगा, ठीक है। अब जब नंबर ऑफ मोल्स में रिप्रेजेंट करूंगी तो मैं क्या कहूंगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, यहाँ पे कैसे लिखूंगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक है। अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स की टर्म्स में बताना हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अब मुझे मान लीजिए कि मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, ए कंपोनेंट का, ठीक है। मोल फ्रैक्शन को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज लाइक एक्स, जैसे स्मॉल एक्स लिखते हैं ना उस तरीके से। So mole fraction of A is equal to number of moles of A divided by number of moles of A plus number of moles of B, right? अब मुझे मान लीजिए x b निकालना है या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ b कंपोनेंट निकालना है, तो उस केस में आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b आ जाएंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b। So this is how you can calculate mole fraction. So mole fraction is the ratio of number of moles of a particular component to the total number of moles of the solution. If a substance A dissolve in a substance B and the number of moles are Na and Nb respectively, then the mole fraction of A and B are, तो इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इज द सम ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, राइट।
सो एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। सिमिलरली आप बी का भी निकाल सकते हैं, दैट इज एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, राइट। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। हम अगले लेक्चर में इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होते हैं इसके, ठीक है। हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए निकालने पड़ते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी निकालने पड़ते हैं, ओवरऑल कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो इसका पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में So next concentration term is molarity and it is most widely used unit. सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली यूनिट है ये। This is denoted by capital M and it is defined as the number of moles of solute in 1 liter of solution. Thus the formula क्या बन जाएगा बेटा इसका? फॉर्मूला अगर मुझे बताना हो तो मैं कैसे लिखूंगी इसको? That is molarity is equal to number of moles of solute, ठीक है, number of moles of solute divide by वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है डायरेक्टली, सो वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स फर्स्ट। सो द फॉर्मूला इज दैट इज गिवन मास गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर मुझे इसकी यूनिट बतानी तो यूनिट क्या बन जाएंगी बेटे? दैट इज मोल पर लीटर। एग्जाम में कई बार आपसे यूनिट्स भी पूछ ली जाती हैं, तो आपको यूनिट्स भी याद रखनी है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी मोलैरिटी की डेफिनेशन और इसका फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन की और देखते हैं कि क्वेश्चन में किस तरह से आपसे मोलैरिटी के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH in the solution prepared by dissolving 4 gram in water to form 250 ml of the solution। देखो बच्चे, हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है पहले आपको वो पता होना चाहिए। क्वेश्चन में जो जो हमें गिवन है वो है, एक तो हमें वेट गिवन है, ठीक है, किसका? NaOH का। गिवन मास है मतलब, और 250 ml आपके पास वाटर का अमाउंट है। बट क्योंकि हमें यहाँ पे लीटर में निकालना है तो ऑब्वियसली हमें 250 ml को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। So let's solve this question now. So molarity is equal to नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे? दैट इज गिवन मास ऑफ NaOH, यहाँ पे लिखा है देखो, दैट इज गिवन मास ऑफ NaOH डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ NaOH। सो गिवन मास कितना है क्वेश्चन में आपको? दैट इज 4 ग्राम, ठीक है जी, 4 ग्राम। और NaOH का मोलर मास कैसे निकालेंगे आप? NaOH का मोलर मास निकाल सकते हैं। सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन कितना होता है बेटे? 1 होता है। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास? दैट इज 40 ग्राम, 40 ग्राम। तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए 40 ग्राम, ठीक है। और साथ में हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 250 ml, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो 250 को आपने यहाँ पे क्या करना है बेटे? इसको लीटर में कन्वर्ट कर देना है। सो 250 ml को जब हम लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा आपके पास? ये दैट इज 0.250 लीटर, ठीक है। यहाँ पे किस में था? ये ml में था। तो यहाँ पे कितना आ गया? दैट इज 0.250 लीटर, ठीक है जी। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना आ जाएगा? 0.1 मोल, 0.1 मोल डिवाइड बाई 0.250 लीटर, और फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? दैट इज 0.4 मोल पर लीटर, ठीक है जी। इजी क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा कंसेप्ट समझ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अभी। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है हमारे पास मोलैलिटी। तो इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। तो देखो नोट करो कि एक तो मोलैलिटी और मोलैरिटी में आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मोलैलिटी जो होती है वो स्मॉल m से रिप्रेजेंट की जाती है, जबकि मोलैरिटी जो होती है बेटे वो कैपिटल M से रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है। कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे तो मोलैरिटी होगी, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे तो मोलैलिटी होगी। जब मोलैरिटी की बात होती है तो यहाँ पे इसकी यूनिट कितनी बन जाती है? मोल पर लीटर। और यहाँ पे जो लीटर होता है वो क्या होता है? सॉल्यूशन का होता है। वॉल्यूम किसका होता है बेटा? सॉल्यूशन का होता है, ठीक है। लेकिन जब हम मोलैलिटी की बात करते हैं तो मोलैलिटी के केस में क्या हो जाता है? मोल पर केजी। अभी जो पर केजी मास हम ले रहे हैं वो किसका ले रहे हैं बेटा? सॉल्वेंट का ले रहे हैं। देखो डिफरेंस आपको यहाँ पे क्लैरिटी होनी चाहिए कि मोलैलिटी के केस में जब हम नीचे जो आती है टर्म हमारे पास वो आती है सॉल्वेंट की, मास आता है सॉल्वेंट का इन केजी।
लेकिन जब हम मोलैरिटी की बात करते हैं तो वहां पे क्या आता है, लीटर में आता है आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ठीक है जी। और दूसरा पॉइंट, एक तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि मोलैरिटी जो होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है। अब ये क्यों है, कैसे है, ये एक अलग बात है। अभी के लिए आप ये पॉइंट नोट कर सकते हैं कि मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, मतलब टेम्परेचर को वेरी करने से मोलैरिटी आपकी कम और ज्यादा हो सकती है। अब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि मोलैरिटी में आपके पास आता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ठीक है। इस रिलेशन को अगर हम यूज करेंगे तो मोलैरिटी हमारे पास क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के, and so that molarity is also inversely proportional to temperature। टेम्परेचर राइज करेंगे तो मोलैरिटी क्या होगी बेटा, आपकी कम होती चलेगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि आपकी जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म है उनमें से कौन सी टर्म जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, राइट। सो दैट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी नहीं होती है कि वो मास है, मास से रिलेटेड है तो मास के ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ता है टेम्परेचर का। दो तीन पॉइंट्स हैं जो आपको मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में अंडरस्टूड होने चाहिए, आपको ये पॉइंट्स जो है वो लर्न करने हैं। चलिए अब बात करते हैं कि ये मोलैलिटी से क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। और जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है बेटा, ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब इवन दो ये क्वेश्चन जो है आपका वो जेईई मेन में भी आया हुआ है, ये सेम क्वेश्चन एज इट इज उठा के जेईई मेन में क्वेश्चन में आया था, जेईई मेन के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। तो क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। तो द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। सो वी हैव टू कैलकुलेट द मोलैलिटी। अब क्वेश्चन को देखो बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से देखो जरा। इस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या क्या है। क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, कितने गिवन है, 3। ठीक है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। और दूसरी चीज जो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है बेटा, डेंसिटी गिवन है। ठीक है। क्या गिवन है, डेंसिटी गिवन है। कितनी गिवन है, 1.25 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। ठीक है। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए था, मोलैलिटी का फॉर्मूला अगर देखोगे तो यहाँ पे हमें चाहिए मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए और मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। चलिए मोल्स ऑफ सोल्यूट तो हमारे पास हैं, बट मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए हमें थोड़ी सी यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। तो पहले तो आप ये अंडरस्टूड, ये समझिए कि यहाँ पर NaCl जो है बेटा, आपका जो NaCl है वो क्या है, सॉल्यूट है। ठीक है। वो क्या है, सॉल्यूट है। और जो वाटर है यहाँ पे, जो वाटर है यहाँ पे वो क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है जी। वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। अब सॉल्यूट के मास को और सॉल्वेंट के मास को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास किसका मास आ जाएगा, सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। मतलब कि ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये यहाँ से आप किसी का भी मास जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर सॉल्यूट का नहीं दिया है तब भी हम निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट का नहीं दिया है तब भी हम निकाल सकते हैं। तो इस रिलेशन को यूज करके हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट का मास कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर 1, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन है बेटे। ठीक है। अब डेंसिटी का रिलेशन यूज करके हम यहाँ पे सॉल्यूशन का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पर जो मैं मास ले रही हूँ बेटे वो किसका ले रही हूँ, सॉल्यूशन का ले रही हूँ। किसका ले रही हूँ, सॉल्यूशन का मास ले रही हूँ। ठीक है जी। और दूसरा पॉइंट कि यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा आपका, क्योंकि डेंसिटी हमें किस में गिवन है, डेंसिटी जो हमें गिवन है वो ग्राम में गिवन है, 1.25 ग्राम। तो मतलब कि वॉल्यूम जो है वो हमें किस में लेना पड़ेगा, मिलीलीटर में लेना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब मास कैलकुलेट करेंगे सॉल्यूशन का। सो मास डिवाइड बाई वॉल्यूम इन मिलीलीटर कितना हो जाता है, 1000। 1 लीटर के हिसाब से अगर मैं लूं तो 1 लीटर जो है वो कितना हो जाता है, 1000 ml हो जाता है। तो 1 लीटर अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो ऑब्वियसली हम 1 लीटर ही कंसीडर करेंगे, राइट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, दैट इज 1250 ग्राम। ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास आ चुका है। अब सेकंड स्टेप में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। अब मास ऑफ सॉरी मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अब मास ऑफ सॉल्यूशन के बाद हम मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब वाटर का मास हम निकाल सकते हैं। सो मास ऑफ NaCl निकालना है अभी हमने। ठीक है। मास ऑफ NaCl जो क्या है बेटा, सॉल्यूट है।
और इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस करके सॉल्वेंट का आ जाएगा। सो मास ऑफ NaCl निकालने के लिए हमारे पास देखो नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, कितने गिवन है, दैट इज 3। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम, हमारे पास होता है दैट इज गिवन मास, ठीक है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये फॉर्मूला होता है ना। गिवन मास क्वेश्चन में कितना गिवन है, देखो जरा क्वेश्चन में हमें गिवन है कि नहीं गिवन है, नहीं गिवन है, पर हमें मोल्स तो गिवन है। मोल्स कितने हैं बेटा हमारे पास, दैट इज 3। गिवन मास हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, मास हम यहाँ से किसका निकालेंगे, NaCl का मास, हम NaCl का यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। और NaCl का मोलर मास तो हम निकाल सकते हैं। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ NaCl, दैट इज 58.5। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सोडियम का कितना होता है बेटा, सोडियम का और क्लोरीन का जो भी मास होगा उसको आपने ऐड कर देना है। सोडियम का हमारे पास होता है 23 और क्लोरीन का हमारे पास होता है 35, ठीक है, 35.5। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 58.5। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ NaCl आ जाएगा। मास ऑफ NaCl कितना निकलेगा फिर यहाँ पे कितना गिवन है, दैट इज 175.5 ग्राम। तो देखो सॉल्यूट का मास भी मिल गया और सॉल्यूशन का भी मिल गया। अब सॉल्वेंट का कैसे निकालेंगे, सॉल्वेंट का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दैट इज मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर के लिए क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का मास माइनस कर दो। तो हमने सॉल्यूशन में कितना निकाला है, दैट इज 1250, ठीक है, और NaCl का कितना आ गया 175.5। यहाँ से इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपके पास कितना आ जाएगा बेटे, यहाँ देखो अभी यहाँ पे आपके पास आ गया 1074.5 ग्राम, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमने इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया है। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ पे 3 मोल और यहाँ पे हमने जब भी कैलकुलेट कर लिया है मास ऑफ वाटर मतलब सॉल्वेंट का मास, यहाँ पुट करेंगे और फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर मास ऑफ सॉरी मोलैलिटी आ जाएगी, दैट इज 2.79 m। स्मॉल m किसका सिंबल होता है, मोलैलिटी का। So this is all about concentration terms. If you have any doubt, you can comment in the comment section and do like and subscribe the channel. I'll see you in the next video.